जिला प्रशासन मुजफ्फरनगर के निर्देशन में आयोजित ऑनलाइन क्लासेज में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आपसे विनम्र अपील करता हूं कि आप सभी लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। हमारी सम्मानित जिलाधिकारी महोदया आदरणीय सेल्वा कुमारी जे, हमारे मुख्य विकास अधिकारी आलोक यादव जी, अन्य प्रशासनिक अधिकारी हमारे जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय श्री गजेंद्र कुमार जी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी एसपी सर, डीएसपी सर, एडीएम, एसडीएम, हम अन्य सभी अधिकारी गण और साथ में प्रशासन से जुड़े सभी कर्मचारियों का शुक्रिया करते हैं। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि आज वो हमारी सेवा में तत्पर हैं। 24 आवर्स 7 डेज वो हमारी सेवा में लगे हैं। हमारे स्वास्थ्य कर्मी जो अपने परिवार की अनदेखी करते हुए भी हमें अपना परिवार मानते हुए हमारी सेवा कर रहे हैं, हमारे अनमोल जीवन को बचा रहे हैं। मैं आपसे विनम्र अपील करता हूं कि आप सभी प्रशासन का सहयोग करें, आप लॉकडाउन के नियमों का पूर्ण पालन करें, अनावश्यक बाहर ना निकलें, अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। आप अगर किसी आवश्यक कार्य से आपको बाहर भी जाना पड़ता है तब आप मास्क का यूज करें, आप वस्तुओं का भंडारण ना करें, आप वाहों से बचें। जो वीडियोज आपके पास व्हाट्सएप या किसी माध्यम से आती हैं उनको अनावश्यक इधर से उधर फॉरवर्ड ना करें, उनकी सत्यता की पहले जांच कर लें। प्रशासन पर, हमारी गवर्नमेंट पर पूर्ण विश्वास करें, वो सभी आपकी सेवा में तत्पर हैं। आप अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का निर्वहन करें। मैं डॉक्टर विकास कुमार, प्रिंसिपल सनातन धर्म इंटर कॉलेज मीरापुर, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर, आज मैं आपको कक्षा 10 विज्ञान भौतिक विज्ञान के प्रथम अध्याय प्रकाश के परावर्तन में गोलीय दर्पण पर डिस्कस करूंगा। आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि गोलीय दर्पण क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। इससे पहले यूनिट में मैंने आपको बताया था कि परावर्तन क्या है। एक बेस्ट एग्जाम्पल परावर्तन का, जो कि बचपन में हम सभी लगभग करते हैं। जैसे ये बालक एक टॉर्च इसके हाथ में है और ये प्रकाश एक दर्पण पर आपतित कर रहा है और इस बच्ची ने दर्पण से परावर्तित प्रकाश को दूसरे लड़के पर डाला और सभी बच्चे बहुत प्रसन्न मुद्रा में आपको दिख रहे हैं। यही परावर्तन है। ये रोशनी जो दर्पण पर गिरती है ये आपतित किरण है। जिस बिंदु पर आपतित होती है वो आपतन बिंदु है और ये किरण परावर्तित किरण है। परावर्तित रिफ्लेक्शन, हम अपनी आम बोलचाल में भी कहते हैं कभी कभी कि भाई रिफ्लेक्शन ज़्यादा आ रहा है, थोड़ा गेट बंद कर लीजिए, कर्टेन आगे कर दीजिए, रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो ये रिफ्लेक्शन आम बोलचाल, परावर्तन को रिफ्लेक्शन अंग्रेजी में हम कहते हैं। आगे एक जो आपने इससे पहली यूनिट में देखा, हमने बताया था आपको कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है। समतल दर्पण से प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है, सीधा बनता है। समतल दर्पण, यदि कोई वस्तु है और उस वस्तु को जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तब दर्पण में उस वस्तु की आकृति बन जाती है और इस आकृति को ही हम वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे अगर मैं कहूं आपसे कि ये बच्ची अपने आप को दर्पण में देख रही है, दर्पण में जो आकृति बनी वो उस आकृति को ही वस्तु का प्रतिबिंब हम कहते हैं। परावर्तन को थोड़ा सा रिपीट करते हैं। हमने आपको बताया था प्रकाश का किसी चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जब प्रकाश को किसी चिकने पृष्ठ पर हम आपतित करते हैं तब उसका बहुत कुछ भाग उसी माध्यम में वापस लौट आता है और इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के कटे भाग होते हैं गोलीय दर्पण कहलाते हैं। आज का मेरा विषय है गोलीय दर्पण। वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के कटे भाग होते हैं गोलीय दर्पण कहलाते हैं। एक कांच का खोखला गोला हम लेते हैं, उस कांच के खोखले गोले को अगर हम कट कर लें तब हमें गोलीय दर्पण हम बना सकते हैं। उसके गोलीय दर्पण के एक तल पर हम पारे या चांदी की कलई कर देते हैं
चांदी का पॉलिश कर देते हैं या पारे का पॉलिश कर देते हैं और उसके ऊपर लोहे के लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है, जिससे इसका दूसरा तल परावर्तक तल बन जाता है। ये एक स्फेयर है, खोखला गोला। इस खोखले गोले को आप देखिए, इस खोखले गोले को हम बाहर से भी पेंट कर सकते हैं और अंदर से भी पेंट कर सकते हैं। इस खोखले गोले को हम बाहर से भी पेंट कर सकते हैं और अंदर से भी हम पेंट कर सकते हैं। जैसे ये एक स्फीयर का एक पार्ट है। अगर इस गोले को हम बाहर से पेंट कर देते हैं, बाहर के तल को परावर्तक बना देते हैं, तब एक अलग तरह का दर्पण बनता है। और अगर मैं अंदर वाले सतह को परावर्तक बना दूं, तब वो एक अलग तरह का दर्पण बनेगा। दो प्रकार के दर्पण हम कहते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अगर मैं इस बाहर वाले सरफेस को चांदी की इस पर कलाई कर दें, अब बाहर वाले तल को परावर्तक बना दें, परावर्तक जिससे प्रकाश किरण टकराए और टकराकर वापस हो जाए, अगर ये वो तल है, ये वो कार्य करता है, तब ये उत्तल दर्पण है। और अगर ये दूसरा पृष्ठ, बाहर वाले पृष्ठ को हम कुछ नहीं कहते, इसे बीच में से हम कट कर लेते हैं और अंदर वाले पृष्ठ को बना देते हैं, तो वो अवतल दर्पण है। मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। ये कैरेक्टर शायद देखकर आपके चेहरे पर खुशी सभी के आ गई होगी। वर्ल्ड फेम कैरेक्टर मोटू पतलू। आपके मुंह से अचानक ही आवाज निकली होगी कि ये तो मोटू पतलू आ गए। ये मोटू का पेट देखिए, आप देख रहे हैं ना कैसा है, बाहर निकला हुआ। इस पेट पर, मोटू के पेट पर अगर हम अपने समतल दर्पण को के टुकड़े कर लें और आप सपोज कीजिए कि इस मोटू के पेट पर हम यहाँ पर ये एक पीस, यहाँ दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और ये पूरे मोटू के पेट पर हम क्या कर दें, समतल दर्पण को चिपका दें, तब क्या होगा, ये जो दर्पण बनेगा वो कौन सा दर्पण होगा, वो उत्तल दर्पण बनेगा, कॉन्वेक्स मिरर। दूसरी तरफ पतलू का पेट देखिए आप, पतलू का पेट कैसा है, ये यहाँ से शुरू, पीछे अंदर को पटका हुआ, अंदर को पटका हुआ, और मोटू का पेट बाहर को निकला हुआ। अगर मोटू के पेट पर हमने दर्पण चिपका दिए छोटे छोटे, तो कौन सा दर्पण बन गया, उत्तल दर्पण। यानी उत्तल दर्पण कौन हुआ, उभरा हुआ तल हो जिसका। एक गोलीय दर्पण का, एक गोले का वह भाग, अगर वो भाग बाहर को उभरा हुआ है और उस पर हमने परावर्तक पृष्ठ बना दिया, तब वो उत्तल दर्पण। और अगर पतलू के पेट पर हम बना देंगे तो वो बन जाएगा अवतल दर्पण। आपको याद होगा ना, मोटू उत्तल दर्पण, पतलू अवतल दर्पण। ये देखिए आप, ये एक उत्तल दर्पण है। इस दर्पण के बाहर वाले पृष्ठ को, उभरे हुए पृष्ठ को परावर्तक बनाया गया है। अंदर वाले पृष्ठ पर अलग तरह का पॉलिश किया गया है, जिससे वो किरण पार न कर पाए। ये अवतल दर्पण है। अंदर वाला पृष्ठ परावर्तक है, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मीन्स अंदर, कॉनकेव, केव गुफा को भी कहते हैं, गुफा अंदर की तरफ, कॉनकेव अंदर। आपको इंग्लिश में वर्ड भी याद होने चाहिए। केव, ये आपको याद हो जाएगा, केव से गुफा, अंदर की ओर। कॉनकेव अवतल लेंस, अवतल लेंस पतलू जैसा पेट। कॉन्वेक्स उभरा हुआ, मोटू जैसा पेट। मोटू का जो पेट है वो परावर्तक पृष्ठ है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। अवतल दर्पण वे गोलीय दर्पण जिनमें उभरे हुए तल पर कलई या पॉलिश होती है तथा परावर्तन अंदर की ओर दबी हुई सतह से होता है, अवतल दर्पण कहलाते हैं। अवतल दर्पण, ये यहाँ से परावर्तन, ऊपर से प्रकाश यहाँ से गिरता है, प्रकाश गिरेगा और परावर्तन यहाँ से होगा। उत्तल दर्पण वे दर्पण जिनमें दबे हुए तल पर पॉलिश होती है तथा परावर्तन बाहर वाली ऊपरी सतह से होता है, मोटू के पेट से परावर्तन होता है, उत्तल दर्पण कहलाते हैं। ये हुआ आपका। एक द्वारा से बताने का प्रयास करते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना। कुछ नई शब्दावली आपके जीवन में पहली बार हाई स्कूल में आएगी। जैसे ये एक खोखला गोला है और इस खोखले गोले पर हमने बाहर वाले पृष्ठ पर परावर्तन बना दिया, परावर्तक बना दिया। ये इतना दर्पण है, M से M डैश तक, बाकी पर हमने कोई पॉलिश नहीं की। किंतु यह जो भी चाप है, M डैश या आर्क है, इसका कोई ना कोई तो केंद्र होगा।
क्योंकि गोलीय दर्पण किससे मिलकर बने हैं? गोलीय दर्पण खोखले गोले को काट कर बनाया गया है। तो उन दर्पण का कोई ना कोई तो गोले का केंद्र होगा, तब इस आर्क का भी केंद्र होगा। इस आर्क का केंद्र है C, और C को वक्रता केंद्र कहते हैं। C को वक्रता केंद्र हम कहते हैं। ये आर्क का मध्य बिंदु, इस गोलीय दर्पण का चाप का जो मध्य बिंदु होगा उसे ध्रुव कहते हैं। ध्रुव को अंग्रेजी में पोल कहते हैं, और पोल का पहला लेटर है P। पोल को P से हम डिनोट करते हैं, पोल से P से हम व्यक्त करते हैं। और वक्रता केंद्र को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर का हमने C लिया, सेंटर का C लिया, ये C हमने ले लिया। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाते हुए अगर हम कोई रेखा खींच दें, सीधी रेखा खींच दें, सरल रेखा खींची गई है, इस सरल रेखा को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। आपको मैं रिपीट कर दूं, कोई भी दर्पण हो खोखले गोले से मिलकर बना होता है। उस खोखले गोले का कोई ना कोई केंद्र जरूर होगा, और वो केंद्र ही उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, C। मैंने बताया कोई दर्पण हो, उस दर्पण की जो चाप है उसका जो मध्य बिंदु होगा उसे ध्रुव कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाते हुए अगर हम कोई सीधी रेखा खींच दें, तब वह सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है, प्रिंसिपल अक्ष। और ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और इसे R से डिनोट करते हैं। इसे हम R से डिनोट करते हैं, वक्रता त्रिज्या। दर्पण का ध्रुव, दर्पण में परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण कांच के जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र C कहते हैं। यह अवतल दर्पण में परावर्तक तल की ओर व उत्तल दर्पण में परावर्तक तल के दूसरी ओर होता है। हमने आपको नोट्स लिख दिए हैं, क्योंकि लॉकडाउन की पोजीशन में बहुत से छात्र ऐसे हैं जिन पर बुक्स नहीं हैं। वो इजीली इन डेफिनेशंस को अपनी नोटबुक पर नोट करते रहें, अपने नोट्स बनाते रहें। गोलीय दर्पण कांच के जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। ये आप देखिए द्वारा से, ये इधर का जो दर्पण है इनका केंद्र दाईं तरफ होगा। अगर मैं इसे दर्पण बनाता हूं तो इनका वक्रता केंद्र बाईं तरफ होगा। ध्यान से सुन लीजिएगा, ये कौन सा दर्पण है? ये आपको मोटू का पेट नजर आ रहा होगा, ये उत्तल दर्पण है, और उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र दाईं तरफ है। ये अवतल दर्पण बनेगा, ये बनाया नहीं है, अगर बनाएंगे तब वक्रता केंद्र बाईं तरफ होगा। एक कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर धीरे धीरे हम आते हैं। यह एक अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर। मुख्य अक्ष हमने आपको बताया। एक नया बिंदु आपके जीवन में आने वाला है, फोकस बिंदु। आप जनरल भाषा में भी यूज करते हैं कि अपने फोकस पर ध्यान दीजिए। इस समय हमारा फोकस क्या है जीवन का? हमारा इस समय जीवन का एक ही मात्र फोकस है कि अपने जीवन को हम कैसे बचाएं। प्रशासन का, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का इस समय एक ही उद्देश्य है, कोई कार्य देश में नहीं कर रहे हैं। उन लोगों के जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, हमारे स्वास्थ्य कर्मचारियों का, हमारे डॉक्टर्स का एक ही उद्देश्य है कि हमारे अनमोल जीवन को, आपके अनमोल जीवन को वो कैसे बचाएं। इसी प्रकार प्रत्येक दर्पण का भी एक फोकस होता है। फोकस एक मुख्य बिंदु कैसे क्या होता है कि जब भी हम किसी दर्पण पर मुख्य अक्ष के समानांतर, ये मुख्य अक्ष है और ये दोनों किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर हैं। जब हम किसी दर्पण पर मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरणें आपतित करते हैं तो दर्पण से परावर्तन के बाद वो सभी प्रकाश किरणें एक बिंदु पर फोकस हो जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे एक बिंदु पर वो मिल गई हों, और उस बिंदु को दर्पण का फोकस बिंदु हम कहते हैं। जब किसी अवतल दर्पण पर हम मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरणें आपतित करते हैं तब वो किरणें
अवतल दर्पण का कार्य होता है किरणों को सिकोड़ना, और अवतल दर्पण उन किरणों को जो मुख्य अक्ष के समानांतर उस दर्पण पर आपतित हुई हैं, अवतल दर्पण उन प्रकाश किरणों को एक जगह सिकोड़ देता है और जिस बिंदु पर वो मिलती हैं उस बिंदु को हम मुख्य फोकस कहते हैं। यहाँ पर एक बात और आप जोड़ देते हैं, हालांकि हम अगली यूनिट में आपको बताएंगे कि दर्पण से प्रतिबिंब किस प्रकार बनते हैं, पर आप आज एक याद कर लीजिए कि जब भी कोई वस्तु अनंत पर रखी होती है, जब भी प्रकाश किरणें समानांतर आएंगी, हमेशा प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। उत्तल दर्पण में इसका उल्टा होता है, बनता फोकस पर ही है, पर ऐसा लगता है कि वो किरणें एक बिंदु पर मिलती नहीं है, मिलती भी प्रतीत होती हैं। वो कैसे होती हैं वो हम आपको बताएंगे। जब किसी गोलीय दर्पण पर मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरणें आपतित की जाती हैं, तब पाया जाता है कि ये प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर मिलती हैं या मिलती भी प्रतीत होती हैं। उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। अवतल दर्पण, प्रकाश किरणें आती हैं, दर्पण पर गिरती हैं, दर्पण इन किरणों को परावर्तित करता है, फैला देता है। यदि हम इन किरणों को पीछे बढ़ाएं तब ये इस बिंदु पर मिलती प्रतीत होती हैं और यह बिंदु फोकस है। आपने अवतल दर्पण में देखा था पहले किरणें बाईं तरफ मुड़ी थी, और ये उत्तल दर्पण है और उत्तल दर्पण में किरणें कहाँ मिल रही हैं? दाईं तरफ। ऑप्टिक्स में जो आप पढ़ रहे हैं यूनिट, लेंस या दर्पण के बाईं ओर की दूरी निगेटिव साइन के साथ लेते हैं, ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेते हैं बाईं ओर की दूरी, और दाईं ओर की दूरी पॉजिटिव होती है, धनात्मक चिन्ह के साथ हम लेते हैं। उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होगी और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी, क्योंकि वो बाईं ओर है और ये दाईं ओर है। अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें वास्तव में फोकस पर मिलती हैं, जबकि उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से आती हुई प्रतीत होती हैं। अवतल दर्पण का फोकस बिंदु दर्पण के सामने तथा वास्तविक होता है, जबकि उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु दर्पण के पीछे और आभासी होता है, उसका सिर्फ हम आभास कर सकते हैं। ये आपको द्वारा फिगर सब बातें क्लियर कर देते हैं। ये प्रकाश किरणें आती हैं, दर्पण पर गिरती हैं, अवतल परावर्तित होती हैं, एक बिंदु पर मिलती हैं। ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है, ये पॉइंट ध्रुव कहलाता है। ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी ध्रुव से फोकस तक की दूरी से दुगनी होती है। ये फोकस दूरी है और ये वक्रता त्रिज्या है, और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की ठीक दुगनी होती है। इस फिगर को आप अपनी नोटबुक पर बनाएं। वक्रता केंद्र आप देखेंगे कि वक्रता केंद्र फोकस से दुगने पर आएगा। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी के बीच, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को ही हम दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं, और दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर होती है, r = 2f। दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दुगनी होती है। यदि किसी दर्पण की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, दर्पण की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? उसकी दुगनी, 80 सेंटीमीटर। दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, तो वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और अवतल दर्पण की फोकस दूरी के लिए एक ही फॉर्मूला है, केवल उनके चिन्ह अलग अलग हो जाते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक, जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण किसका है? उत्तल दर्पण है मोटू की जगह, और मोटू क्या करता है? ज्यादा खाना खाता है, जोड़ता है खाने को पेट में, तो धनात्मक। आप एक को याद कर लीजिए, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। कॉन्वेक्स उत्तल दर्पण, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। एक अवतल दर्पण को आज अपने एक एक्टिविटी देते हैं। कल भी मैंने आपको एक एक्टिविटी दी थी, आज फिर मैं आपको एक्टिविटी देता हूं। अवतल दर्पण आप ले लें, आप उसे पकड़ लें। ये कौन सा दर्पण है? ये देखिए, मैंने कल स्पून बताया था ना आपको, एक एक्टिविटी बताई थी फेस देखने वाली। ये कौन सा दर्पण है और ये कौन सा दर्पण है? आप घर पर अपने स्पून को देखकर नोट कीजिए। एक अवतल दर्पण आप ले लें, अभी ना हो मार्केट में तो आप बना भी सकते हैं, मैंने आपको बनाने का तरीका भी बताया है। और अवतल दर्पण को हाथ में लेने के बाद इसके परावर्तक पृष्ठ को सूर्य की ओर कीजिए।
दर्पण से परावर्तित प्रकाश को दर्पण के पास रखे किसी एक कागज पर टुकड़े पर डालिए। कागज की उस शीट को धीरे धीरे आगे पीछे कीजिए जब तक आपको कागज की शीट पर एक चमकदार तीक्ष्ण बिंदु प्राप्त न हो जाए। मतलब हमने क्या किया, एक कागज लिया, सपोज करो एक कागज लिया हमने, और उस कागज पर हमने क्या किया, ये सूर्य के प्रकाश की तरफ हमने परावर्तक पृष्ठ रखा, जो भी दर्पण का हो, जो भी आप दर्पण ले रहे हैं, और उस कागज पर हमने क्या किया, उस प्रकाश डाला, सूर्य के प्रकाश सूर्य की तरफ करते हुए कागज पर, और पीछे ले गए उसे हम, और पीछे ले जाते हुए हमने क्या किया, उस पर एक स्पॉट बन जाएगा। इस दूरी को नाप लीजिए, वो दूरी ही जो एक स्पॉट पैदा कर दे एक दर्पण, वो दूरी ही, उन दोनों के बीच की दूरी ही उस दर्पण की फोकस दूरी होगी। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि वो कागज जलने लगेगा। इस एक्टिविटी को आप करके देखिए, जो भी आपका ऑब्जर्वेशन हो वो आप नोट कीजिए। एक न्यूमेरिकल आपको देते हैं, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर f, वक्रता त्रिज्या पूछिए r इजकल टू 2f, f की वैल्यू पुट की हमने 100 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन अवतल दर्पण का है, वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, माइनस में लगाई। माइनस में क्यों लगाया, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी नेगेटिव होती है। फॉर्मूला लगा के आप आराम से न्यूमेरिकल कर सकते हैं। एक अंत में आपसे पुनः अपील करता हूँ कि आप लॉकडाउन के नियम का पालन कीजिए, प्रशासन का सहयोग कीजिए। आपका जीवन अनमोल है। आपके जीवन के लिए ना जाने कितने लोगों ने अपने जीवन पर दांव लगा रखे हैं। हमारे स्वास्थ्यकर्मी, पुलिस अधिकारी, हमारे हवलदार, इवन डेट बहुत छोटे छोटे कर्मचारी भी अपने घरों से दूर आपकी सेवा में लगे हैं। वो अपने जीवन को दांव पर लगाकर हमारे जीवन के लिए कार्य कर रहे हैं। अपने आने वाली पीढ़ी के लिए आज हमें संयम रखना होगा, हमें घर रहना होगा, और याद रखिए एक दिन कोरोना हारेगा, मुजफ्फरनगर जीतेगा, उत्तर प्रदेश जीतेगा और हमारा देश जीतेगा। जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान।